हेलो एवरीवन, वेलकम। यहाँ पे मैं सितंबर 2025 का ऑडिट का जो एग्जामिनेशन हुआ है इंटरमीडिएट का, उसका रिव्यू करने आया हूँ। ओवरऑल रिव्यू अगर मैं बताऊं पेपर का, तो मीडियम लेवल पेपर है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट इनफैक्ट डिफिकल्ट ऑल्सो, नॉट वेरी इजी। इजी और मीडियम के बीच का मान के चल लो, ठीक है। एमसीक्यूज तो बहुत ही ज्यादा आसान थे, एक आध दो के अलावा। इसके अलावा जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस थे ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पर बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में से पूछे गए। ऐसे टॉपिक्स जहां स्टूडेंट को लगेगा भी नहीं कि हाँ यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो रिव्यू वीडियो है, जो भी एक आध घंटे का वीडियो रहेगा, दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दो फायदे रहेंगे। पहला, रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में और उसका आंसर कैसे करना है अपने को। और सेकंड, जो टॉपिक्स हो चुके हैं यहां पे जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो वापस एक बार क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। बट ये बेनिफिशियल तभी रहेगा अगर आपने ऑडिट एक या दो बार पढ़ लिया है तो आप रिकॉल कर पाओगे, रेफरेंस समझ पाओगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ द केस सिनेरियोस, है ना। फटाफट एक बार देख लेते हैं। केस सिनेरियो में बोला हुआ है, देखो, सीए राजेश एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है राम टेक्सटाइल लिमिटेड का। ऑडिट शुरुआत करने वाले हैं सीए राजेश ने इंश्योर किया है कि एंगेजमेंट टीम मेंबर प्रॉपरली डायरेक्टेड, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड है। अब ये जो डीएसआर वाला पॉइंट है, डायरेक्टेड सुपरवाइज्ड रिव्यूड वाला, ये पॉइंट आ गया अपना चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम वाला। ठीक है, तो सो दैट ऑडिट इज कंडक्टेड इन एन इफेक्टिव मैनर। सीए राजेश अंडरस्टूड दैट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड द रिव्यू डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर रिलेटिंग टू द एंटिटी एंड द फर्म। अब मजे की बात यह है कि ये जो डीएसआर वाला पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, 4 ही पॉइंट इसके अंदर देके रखे हुए। बट मजे की बात है कि आगे जो थियोरिटिकल क्वेश्चन हम देखेंगे ना, उस थियोरिटिकल क्वेश्चन के अंदर ये सेम चीज वापस पूछी हुई है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच विल अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। अब अगर किसी का दिमाग चल गया तो वो यहां की लैंग्वेज को उठा के वो अपने वाले आंसर के अंदर क्या कर सकता है, इनपुट कर सकता है। ठीक है, he ensured that planning of the audit is made so as to cover the scope of audit. Enough care is to be taken. The scope does not include the matter which fall outside the domain of his competence, at the same time to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement. स्कोप आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया ऑडिट का। चैप्टर नंबर 1 भी आ गया, चैप्टर 2 भी आ गया, चैप्टर 1 भी आ गया। अब बोला है कि whether due to fraud or error thereby enabling the auditor to express an opinion, auditor understood the entity and its environment, internal control, IT environment and the related risk। लो भाई, आ गया चैप्टर नंबर 3 भी तुम्हारा। हाँ, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक्स आ गए इसके अंदर। फिर बोलता है कि दी एंगेजमेंट, द ऑडिटर प्रेफर टू गो फॉर ऑडिट सैंपलिंग विद प्रॉपर चेक्स एंड कंट्रोल्स, है ना। कंसिडरिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑडिटर ने डिसाइड किया कि भाई हम प्रॉपर चेक्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके जाएंगे। एंगेजमेंट टीम मेंबर वर मेड अवेयर दैट द अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बी डिजाइन टू सूट द सर्कमस्टेंसेस एंड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। सर, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क मतलब वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क वाला, तो उसके बीच में बैलेंस, सो दैट ओवरऑल हमारा ऑडिट रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए, एंड टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सब चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट है। Now the auditor wished to determine the sample size by application of statistical technique or through the exercise of professional judgment as would be appropriate in the particular circumstances. Also decided in the appropriate cases to examine the entire population of items that make up a class of transaction or account balance. बोलो क्या बोलती है इन्होंने कि एंटायर क्लास, मतलब बेसिकली अब सैंपलिंग वाला टॉपिक आ गया कि हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सी चीजों का सैंपल लेना है। उसमें या तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से जाएंगे या नॉन स्टैटिस्टिकल से जाएंगे, और दूसरा कुछ चीजें ऐसी होगी जिसमें हम एंटायर पॉपुलेशन को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी पीएनएल की आइटम, अकाउंट बैलेंस यानी बैलेंस शीट की आइटम। नाउ अकॉर्डिंगली सीए राजेश डिसाइडेड टू यूज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेल्स, एट द सेम टाइम वेरीफाई ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन टू रिलेटेड पार्टीज। सो सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी का चेक कर लेंगे। ऐसे 550 का थोड़ा बहुत इंक्लूजन आ गया। द ऑडिटर कंसिडर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड ऑब्जर्व दैट व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर सिमिलर द इफेक्ट ऑन सैंपल साइज ऑफ फैक्टर विल बी सिमिलर। याद है सैंपल डिजाइन के बाद सैंपल साइज का एक टॉपिक आया था
कि कब हमारी सैंपल साइज इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ये वो वाला टॉपिक आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे इन्होंने बोल दिया कि भाई ऑडिटर ने कंसिडर किया वेरियस फैक्टर्स जो सैंपल साइज को डिटरमाइन करती है, बट उसने ये डिटरमाइन किया कि द इफेक्ट ऑन सैंपल साइज ऑफ फैक्टर विल बी सिमिलर, भले वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच आप लो या नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच लो। मतलब स्टैटिस्टिकल अप्रोच या नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच का तुम्हारे सैंपल साइज पे कोई असर आता नहीं है। Further, he designed and performed audit procedures that are appropriate in the circumstances for purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidence, thereby enabled the auditor to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. Chapter number 4 ऐसे 500 का पूरा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, एंगेजमेंट टीम मेंबर वर गिवन इंस्ट्रक्शन दैट अपार्ट फ्रॉम अप्रोप्रिएटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस और रेलेवेंस के अलावा द नीड फॉर सफिशिएंसी, क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस और रेलेवेंस जो है वो क्वालिटी का पार्ट आ गया है, सफिशिएंसी बोलता है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस शैल आल्सो बी कंसीडर्ड। ऐसे 500 के अंदर सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस के 3 फैक्टर्स देके रखे हुए हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियलिटी और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। बस अब इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी जिसके बेसिस पे अपने एमसीक्यू 6 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू बोला हुआ है, C.A. Rajesh decided to go for sampling for verification of control, transactions and for applying substantive procedure. In this regard, select a statement from the below option which is not apt. मतलब कौन सी चीज ऐसी लग रही है जो करेक्ट नहीं लग रही है, करेक्ट नहीं लग रही है, तो बोलो यहां पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज क्या इज लिखा हुआ, इट इज पॉसिबल टू मेक 100% एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहली बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक 100% एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो ताकि आप अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर को रिड्यूस कर सको। आप 100% चेक करने जाओ उतने में तो आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर कर लोगे। सो यस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक 100% एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बेसिकली रेलेवेंट ही नहीं उस चीज का। ठीक है, बट हाँ बाकी तो ये एकदम सही है। ये कौन सा टॉपिक है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक बीच में आता है सिलेक्शन ऑफ मतलब सिलेक्शन के प्रोसीजर, जहां 100% एग्जामिनेशन कब कब रेलेवेंट होते हैं वो लिखा हुआ है। तो ये 100% एग्जामिनेशन वाला है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें वहां पे दिख जाएंगे, थोड़ा रेफरेंस जाके देखना है ना। और ये बी वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, C.A. Rajesh wants to choose a sample size which enables him to make a proper risk assessment of the population. In selecting the sample size, which of the below option is not correct? बोलो sample size select करने में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? अब पहला बोल दिया इन्होंने कि इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन है, सैंपल साइज विल डिक्रीज, दैट इज करेक्ट। ये सारी चीजें वहां पे लिखा हुआ है। रिस्क कम लेने की क्या बोलते हैं इच्छा है, दैट इज द लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, द ग्रेटर द सैंपल साइज नीड्स टू बी। बट ये क्या लिखा है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। द ग्रेटर द रिलायंस द ऑडिटर प्लेसेस ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन द रिस्क असेसमेंट, मतलब अगर कंट्रोल्स के ऊपर द ऑडिटर इज ट्राइंग टू रिलाई मोर एंड मोर, तो फिर तो उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करना चाहिए। करेक्ट। द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, करेक्ट। अगर एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा तो सैंपल साइज बढ़ना चाहिए ना, कम कहां से हो रहा है? समझे? यहां क्या लिखा है? सैंपल साइज विल डिक्रीज, तो दिस इज नॉट करेक्ट। समझे? अपने को ये ढूंढना है विच इज नॉट करेक्ट। तो यस, दिस आंसर नंबर सी इज नॉट करेक्ट। बाकी डी भी एक बार तुम देखोगे, दैट इज करेक्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड बिलो। वो जो 3 फैक्टर मैंने अभी डिस्कस करे थे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है सर, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन है, मटेरियलिटी है, नेचर एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर तुम्हारी सफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल भी मैटर करती नहीं है। सो आंसर बी है कि सफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंसी का जो जजमेंट है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट, तो मतलब ये बेसिकली तुम देखोगे ना, अगर तुमने टॉपिक्स थोड़े बहुत पढ़ लिए ना ढंग से, आराम से हाँ तुम आंसर कर पाओगे। बहुत ट्रिकी नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, C.A. Rajesh has considered all the factors affecting the supervision and review of engagement team members' work. One of the following is not a factor in deciding the nature, timing, extent of direction, supervision and review.
डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्टर्स, इनमें से कौन से फैक्टर नहीं है, कौन से फैक्टर नहीं है वो बोल रहा है। देखो यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड ट्रेन्ड पर्सोनल टू रिव्यू द वर्क, ये बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। बाकी तुम अगर चैप्टर नंबर 2 जाके देखोगे तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज डेफिनेटली अ फैक्टर। कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ द पर्सन हु इज वर्किंग, उसके ऊपर डेफिनेटली तुम्हारा डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू का मैटर करता है, और एरिया ऑफ ऑडिट पे डेफिनेटली मैटर करता है। तो पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड ट्रेन्ड पर्सोनल टू रिव्यू द वर्क के ऊपर बिल्कुल भी मैटर करता नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, सॉरी दिस सीम्स टू बी सम इशू। एनीवे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 पे। एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआर राजेश, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर है चैप्टर नंबर 1 में से स्कोप में क्या क्या चीजें। कभी कभार आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट तुम आंसर कर सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये वाले तो एमसीक्यूज वैसे ही है वैसे भी। तो क्या क्या है बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो ऑप्शन फॉल्स विद इन द स्कोप है। स्कोप में क्या चीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना आता है, लिखा नहीं है चेक करना, बट ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि दे मीन चेक करना। एक्सपर्टीज एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट कम अंडर द स्कोप, स्कोप के एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है। एंड ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर ऑल्सो डज नॉट कम अंडर स्कोप, स्कोप के एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है। तो रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और लास्ट यहां पे जो क्वेश्चन है सैंपलिंग के रिगार्डिंग है। सजेस्ट द टीम मेंबर ऑफ सीआर राजेश एंड कंपनी टू मैच द एप्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क एंड देयर डिस्क्रिप्शन। लगता है नया नया शब्द सीखा है इन्होंने, एप्ट कॉम्बिनेशन। बताओ भाई, अब इसमें मैच द फॉलोइंग करना है भाई अपने को स्कूल की तरह। मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एप्ट कॉम्बिनेशन है। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर देखे जरा भाई एवरीवन, सबसे पहला आ गया सैंपलिंग रिस्क, उसके सामने मैच करना है ऑडिट रिस्क है, नॉट एन ऑडिट रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क है। सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बोलो भाई सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपलिंग रिस्क ओनली। That's the definition of sampling risk. Sample is not representative of the entire population. फिर risk that मतलब 1A आ गया। दूसरा risk that the auditor gives an inappropriate opinion when a financial statement are materially misstated, that is audit risk. ठीक है, कि risk that the auditor gives an inappropriate opinion, financial statement are materially misstated. फिर erroneous conclusion due to application of inappropriate audit procedure, गलत audit procedure की वजह से अगर गलत conclusion आया तो that's a non-sampling risk. सैंपल गलत सेलेक्ट किया तो सैंपलिंग रिस्क, सैंपल सही सेलेक्ट किया पर प्रोसीजर गलत किया तो नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो 4 का सी है एंड ऑब्वियसली नेचुरली 3 का डी ही होगा। बट यस, रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, इट्स नॉट एन ऑडिट रिस्क। चैप्टर नंबर 3 के शुरुआत में छोटा सा लिखा है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड ऐसा तुम ओपिनियन दे रहे हो जबकि है ही नहीं, ऐसा रिस्क होता ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है एकदम। ठीक है, तो आंसर आएगा 1A 2B 3D और 4C, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फटाफट केस सिनेरियो नंबर 2 के तरफ देखिए जरा। केस सिनेरियो नंबर 2, रवि चोपड़ा एंड एसोसिएट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑडिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। एंगेजमेंट पार्टनर अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल कर रहा है। चूज टू यूज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, वो अपना मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल वाला टॉपिक है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के पहले वाला। तो मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग के अंदर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, वो 4 मेथड आए थे उसमें से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन कर रहा है वो। फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्जिस्टेंस, ऑपरेशन, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर हैंडेड ओवर एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, क्रेडिटर, इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट टू द मैनेजमेंट। इनफैक्ट अगर आप मॉड्यूल देखो तो मॉड्यूल में परचेज, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट, ये 4 का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के बहुत सारे 10-10 एग्जांपल्स देके रखे हुए। तो मॉड्यूल देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा वो। फिर लिखा हुआ इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल ऑफ द कंपनी, द एंगेजमेंट पार्टनर परफॉर्म्ड सर्टेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड फाउंड देम सैटिस्फैक्टरी। इसके अलावा उसने डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर किया। भाई डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर इज ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, और उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए कुछ लोगों को अपने जजमेंट पे सेलेक्ट किया। नाउ द पार्टनर डिसाइडेड टू यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, मटीरियलिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एज वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्टेड फॉर द वेरिफिकेशन। ऐसे 505 तुम देखोगे
तो दो तरह के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव हर केस में आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो इतना ज्यादा पर्स्यूसिव एविडेंस देते नहीं है, कॉन्फिडेंस वाले एविडेंस देते नहीं है। नाउ द रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड एंड द नॉन रिस्पॉन्सेस मतलब मैंने हाँ रिक्वेस्ट भेजी पर उसने मुझे सीन पे छोड़ दिया, इसे कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्सेस जो मुझे मिले या जो मुझे नहीं मिले उनको मैंने एनालाइज करना पड़ेगा, भाई नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स तो देखना पड़ेगा यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो टू बी कैरिड ऑन टू कॉरॉबरेट, कॉरॉबरेट मतलब प्रूफ करना, एविडेंस obtained फ्रॉम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, ओहो बड़ा वाला केस स्टडी है, चलिए फटाफट। एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन दैट कंपनी इज फेसिंग टाइट वर्किंग कैपिटल कंडीशन, ऑल्सो अवेल्ड एडिशनल कैश क्रेडिट लिमिट ऑन एड हॉक बेसिस फॉर, एड हॉक मतलब किसी भी गिवन बेसिस पे नहीं है ना, बस ऐसे ही एड हॉक बेसिस की, जस्ट लाइक दैट एक 6 महीने के लिए कैश क्रेडिट मिल गया तो मिल गया फ्रॉम इट्स बैंकर टू मीट द स्ट्रेस्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की अर्जेंसी में भीख मांग मांग के 6 महीने के लिए और पैसा ला तो दिया है अभी के लिए। अब पार्टनर ने वेरीफाई किया कि भाई अप्रोप्रिएट चार्जेस वर रजिस्टर्ड विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कंपनी एक्ट, कंपनी, हाँ ये लॉ वाला केस यहाँ पे आ गया। वैसे तो चैप्टर नंबर 5 में हल्का सा पॉइंट इसका दिया हुआ है, पर लॉ वाला केस आ गया कि अगर लोन के सामने चार्जेस क्रिएट होते हैं तो उन चार्जेस को रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर रिकॉर्ड करके हमें रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड वेदर नेसेसरी डिस्क्लोजर्स आर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब उसने देख लिया। इसके बाद बोला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वेरिफिकेशन सर्टेन इवेंट्स और कंडीशंस आए दैट वाज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, चैप्टर नंबर 7 ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। द एंगेजमेंट पार्टनर ने डिस्कशन किया मैनेजमेंट के साथ, दोस्त शासित गवर्नेंस के साथ, टू रिजॉल्व द मैटर ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर प्लान्स टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द ऑडिटर टू डिस्पेल यानी रिमूव द डाउट्स रेज्ड ऑन द गोइंग कंसर्न असम्पशन। ठीक है, मतलब ये हमने डिस्कशन कर दिया, मैनेजमेंट ने प्लान बनाया, ऑडिटर को लगा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, अनसर्टेनिटी है पर हाँ गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है। The auditor manager during the course of audit verification came across certain subsequent events but had a confusion in classifying them so as to decide on their treatment in the financial statement. Oh, कुछ subsequent event आए 560 बट वो क्लासिफाई कर, सर क्लासिफाई करने, अरे एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इवेंट करेंगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट, हाँ तो क्लासिफाई करने में थोड़ी डाउट आ रही है उसको। Subsequent event are to be dealt based on whether the evidence of condition that existed on the date of financial statement or event providing evidence of condition that arose after the date of financial statement। अब ये जो लाइन लिखी भी है सेम AS4 वाली लाइन है कि या तो कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वो कंडीशन अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अगर थोड़ा तेज अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, दैट इज बिकॉज नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पूरा पेपर करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा तेजी से पढ़ना है ना। तो in the board meeting held during the month of April, the company discussed in the settlement of certain legal claims on the company plans for reconstruction of the business by issue of new share capital and merger proposal by interested party. The engagement partner properly analyzed all such events, ensured they are appropriately dealt with in the financial statement. Significant matter हमने बड़े-बड़े मैटर हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या किए, डिस्कस करे हैं। ठीक है, कंपनी ने डिस्कस किए हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर और हमने क्या बोलते हैं एनालाइज किया ये सारी इवेंट्स को। ठीक है, अब इसके बेसिस पे 7 to 12 वाले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रार को जो हमें बताना पड़ता है रजिस्ट्रेशन या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, लॉ में आता है। Created on the borrowings of the company, following information is to be disclosed in the financial statement. बोलो following information is to be disclosed, ये वैसे टेक्निकली कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 5 बोरोइंग्स है ना, मॉड्यूल में देखोगे ना तो दिखेगा बोरोइंग्स है ना, बोरोइंग्स के बाद रजिस्ट्रेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस का लिया है। वहां पे पॉइंट दिया हुआ है कि अगर चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस या सेटिस्फैक्शन अभी भी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर होने बाकी है बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड, वो डिटेल्स हमें क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो दिस आंसर नंबर बी, नहीं ये उस बच्चे ने नहीं लिखा, वो आंसर नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर कि चार्जेस या सेटिस्फैक्शन जो येट टू बी रजिस्टर्ड है बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड वो हमें डिस्क्लोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट
और सीए रवि चोपड़ा हैज कंसिडर ऑल इवेंट्स दैट कास्ट अ डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न assumption. कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट. ये एग्जांपल्स है इवेंट और कंडीशन के. कितने एग्जांपल दिए? 8 एग्जांपल दिए हुए. और फिर अपने को करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि इनमें से कौन से फाइनेंसिंग है, कौन से ऑपरेटिंग है, कौन से अदर इवेंट है. ऐसे 570 में लंबी लिस्ट दी हुई है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, अदर इवेंट. चलो देखें फिर. शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑपरेटिंग इवेंट है, पैसों की बात नहीं है, ऑपरेशंस की बात है. लॉस ऑफ मेजर मार्केट शेयर अगेन ऑपरेटिंग इवेंट है. ऐसा नहीं है, पैसों की बात क्या होती है पता है? लॉस हो गया बहुत ज्यादा या तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा, वो फाइनेंसिंग इवेंट हो गया. ठीक है. इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन ड्यू डेट, ये फाइनेंसिंग हो गया. नॉन कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगेन ऑपरेटिंग हो गया. एरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड अगेन फाइनेंसिंग हो गया. इमरजेंस ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर ऑपरेटिंग हो गया. इनफैक्ट नॉन कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी ऑपरेटिंग नहीं होगा, ये अदर वाले में चला जाएगा. हाँ. पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स विच मे रिजल्ट इन क्लेम्स विच द एंटिटी इज अनलाइकली टू बी एबल टू सैटिस्फाई. बोलो, लीगल प्रोसीडिंग भी ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, अदर में जाएगा. ठीक है, ये अदर वाले में चला गया. और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फाइनेंसिंग वाले में चला गया. तो बोलो भाई, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग. बोलो ऑपरेटिंग 1 2 और 6 इज ऑपरेटिंग. 1 2 और 6 इज ऑपरेटिंग, ये वाला. 3 5 और 8 जो है वो फाइनेंसिंग आ गया, और 4 और 7 अदर इवेंट्स आ गया. सो आंसर बिकम्स डी. ठीक है, चलिए. C. Ravi Chopra consider the subsequent event which require to be dealt with in the financial statement. Select from the below option the one which is not an event. Not an event, providing evidence of condition that arose after the date of financial statement. भाई समझना ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट नहीं है which provides evidence of condition that arose after the date of financial statement. By any kind of evidence, any event that provides condition that arose after the date of financial event is known as a non-adjusting event. Correct? अब वो बोल रहा है कि तुम बताओ कि इनमें से कौन सा नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है. यानी सिंपल शब्दों में कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है वो ढूंढ रहा है कि नहीं? तो ये चार में से you have to find out which is an adjusting event. Issue of new share capital? No. Settling a legal claim outside the court at a reduced amount between the date of financial statement and date of auditor's report for which provision has already been made in the financial statement. हाँ बोलो, कोर्ट केस हो चुका है, प्रोविजन बन चुका है, बस वो सेटल हमने बाद में कर दिया. एविडेंस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट डेफिनेटली. बाकी मर्जर, ये बाकी सब चीजें, डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर, वो फायर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल, ड्यू टू फायर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइज हुआ ना. तो ये सारी चीजें तुम्हें पता ही है. S4 में तुमने एग्जाम्पल देख लिए हुए. ये बी वाला एडजस्टिंग इवेंट होगा. तो यू हैव टू फाइंड आउट विच इज नॉट एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब विच इज एन एडजस्टिंग इवेंट. सिंपल. ठीक है. 10 द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्वेश्चनर का पार्ट है परचेज क्रेडिटर इन्वेंट्री फिक्स एसेट का. सॉरी, दिख नहीं रहा हो तो. हाँ, परचेज क्रेडिटर इन्वेंट्री फिक्स एसेट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर का है. अगेन मैच द फॉलोइंग खेलना है अपने को. अब मैच द फॉलोइंग के अंदर बोलो भाई, मैच द फॉलोइंग के अंदर अपना आंसर क्या क्या आएगा. देखो, सबसे पहला वाला बोल दिया, आर मटीरियल्स इंस्पेक्टेड एंड काउंटेड, वेड और मेजर्ड इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट. देखो, सबसे पहला वाला जो पॉइंट इन्होंने दे दिया है, आर मटीरियल्स इंस्पेक्टेड एंड काउंटेड, वेड और मेजर्ड इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट. तो भाई रिसीविंग डिपार्टमेंट में ध्यान देना, ये कब होता है? जब हम परचेस करते हैं. परचेस करते हैं तो गुड्स आते हैं. गुड्स आते हैं तो रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले उसको अनलोड करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, वे करेंगे, मेजर करेंगे और GRN बनाएंगे, गुड्स रिसीट नोट. तो परचेस के प्रोसीजर में आता है गुड्स रिसीट नोट बनना. दैट इज वाई ये जो क्वेश्चनर का क्वेश्चन है, ये हम परचेस डिपार्टमेंट वालों से पूछेंगे. दैट इज 1B. नेक्स्ट, नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज आर रिकंसिलिएशंस मेड ऑफ क्वांटिटी एंड और वैल्यू रिसीव्ड एज शोन बाय परचेस इनवॉइस विद रिसीट इनटू स्टॉक रिकॉर्ड. ये क्यों होता है? बेसिकली परचेस इनवॉइस इज मेड बाय द सप्लायर, दैट इज द क्रेडिटर. अब उसने जो
क्वांटिटी वैल्यू बताया है वही सेम हमने स्टॉक रिकॉर्ड के साथ मैच करा, मतलब हमारे पास उतने ही आए या नहीं। यूजुअली ये हम क्रेडिटर डिपार्टमेंट से पूछते हैं। तुम स्टॉक डिपार्टमेंट इन्वेंटरी डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हो, बट मैंने उसको रूल आउट क्यों किया, क्योंकि ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट है ना, आर देयर नॉर्म्स फॉर रीऑर्डर लेवल। भाई रीऑर्डर हमेशा आप किस में करोगे, इन्वेंट्री में करोगे, फिक्स एसेट में हो नहीं सकता, इन्वेंट्री में करोगे। तो बिकॉज थर्ड वाला डी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए हमने सेकंड वाले को किसके साथ मैच कर दिया, क्रेडिटर के साथ, कि क्रेडिटर जो परचेज इनवॉइस भेज रहा है क्या हमने उसको स्टॉक रिकॉर्ड्स के साथ मैच किया या नहीं। और लास्ट में एक ही बचता है ऑब्वियसली, क्या कोई रिटर्न प्रोसीजर है फॉर पीरियोडिक वेरिफिकेशन एंड डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस disclosed by such reports investigated and are the records and financial accounts corrected with appropriate authority। ये बच गया किसके, फिक्स एसेट में, कि भाई रिटर्न प्रोसीजर पीरियोडिक वेरिफिकेशन होना चाहिए फिक्स एसेट का, डिस्क्रिपेंसी डिफरेंसेस जो भी आते हैं वो सब अमेंड हो जाने चाहिए बचा हुआ फिक्स एसेट के लिए। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी मैच द फॉलोइंग करो, कुछ और दिमाग में ना आए तो जितना पहले मैच हो रहा है उतना पहले मैच कर दो। जैसे थर्ड वाला क्लियर है कि भाई इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ही हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड फिक्स एसेट से रिगार्डिंग हो ही नहीं सकता बिकॉज वो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है यार। तो सीधी सी बात है फोर्थ वाला ही फिक्स एसेट से रिगार्डिंग होगा। तो थर्ड और फोर्थ गए, अब फर्स्ट और सेकंड में तुम्हें करना है मैच, कि फर्स्ट को मैं कहां डालू और सेकंड को मैं कहां डालू, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये आंसर जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11th में, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी अगर दिख नहीं रहा तो। विच इज नॉट करेक्ट देखना भाई। नॉट करेक्ट में रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन शुड प्रेफरेबली बी विदाउट मेंशनिंग द बैलेंस आउटस्टैंडिंग। वो याद है जो अपने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं वो दो तरह के होते हैं, विद बैलेंस, विदाउट बैलेंस। फिर अपने ने पढ़ा था कि विदाउट बैलेंस वाला ज्यादा बेटर होता है rather देन विद बैलेंस, क्योंकि विदाउट बैलेंस में होता है ना, उसमें सामने वाला रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करता है देखने के बाद कि हाँ भाई मेरा यही बैलेंस है। तो यस डेफिनेटली जो विदाउट बैलेंस वाला है वो प्रेफरेबल ज्यादा हुआ। फिर कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल शुड बी नेसेसरीली बी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, नहीं। ट्रेड रिसीवेबल से जो कंफर्मेशन है 31 मार्च को ही आप करो ऐसा जरूरी नहीं है, आप 31 मार्च से पहले भी कर सकते हो, बट क्लोज टू 31 मार्च होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक चीज लिखी हुई है बुक्स में, लिखी हुई है अपने। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो आंसर बी आएगा। बाकी तो ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टू बी सर्कुलेटेड शुड नॉट बी रिवील्ड टू द क्लाइंट, यस कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस के लिए। ट्रायल बैलेंस अगर वो देते ना ट्रेड रिसीवेबल का, फिर उसके बाद कि हाँ मेरे को ये लोगों को क्या बोलते कंफर्मेशन भेजना है, नहीं तो क्या करेगा पता है, नहीं तो अगर मैंने सेलेक्ट करके भेज दिया कि मेरे को इन लोगों को कंफर्मेशन भेजना है, उसके बाद तुम वो ट्रायल बैलेंस देगा ना, तो ट्रायल बैलेंस में छेड़छाड़ कर देगा कि अरे इन लोगों को कंफर्मेशन भेजना है, तो इनमें अगर कोई गड़बड़ होगी, मैंने अगर कोई गड़बड़ करी हो जानबूझकर वॉलंटरीली, हाँ फ्रॉड किया हो, तो उसको क्या कर देगा, उस वक्त के लिए टेम्पररीली सुधार देगा। तो पहले ट्रेड रिसीवेबल का ट्रायल बैलेंस का लेजर, ट्रेड रिसीवेबल का लेजर मंगवाओ, सारा अमाउंट एकदम नक्की हो गया ना, उसके बाद सेलेक्ट करो कि इन लोगों को भेजना। चलो ठीक है, और बाकी द ऑडिटर एम्प्लॉयज डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ एंटिटी अंडर ऑडिट, यस करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू योर MCQs. Case scenario number 2. Some of the parties to whom confirmation request was sent have replied and some did not. So Ravi Chopra analyzed the responses received and discussed with the team member and reason for non-response and asked them to send the reminder. अब choose the statement which is not correct. Response नहीं भेजा उन्होंने, तो बोलो ये क्या, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लग रहा तुम्हें। Failure of confirming party to respond to a negative confirmation request provides significantly less persuasive audit evidence than does a response to a positive confirmation request. Yes, basically अगर positive confirmation request नहीं भेजा तो फिर हम फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं करेंगे ना वो लोग, तो हम ये मान लेंगे कि इट इज द करेक्ट आंसर, मतलब वो लोग अग्री कर रहे हैं, जो कि गलत ही है यार। है कोई रिप्लाई ना करे तो क्या हम उसकी हाँ समझ बैठेंगे, राइट। नेक्स्ट, द फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसीट बाय द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द इंटेंडेड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रिक्वेस्ट। बोल रहा है अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं किया
दैट डज नॉट मीन कि सामने वाले तक वो रिक्वेस्ट मिल चुकी है, सामने वाले को रिक्वेस्ट मिल चुकी है, या सामने वाला एकदम एक्यूरेटली, मतलब वो क्या बोलते हैं, सामने वाला अग्री कर रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम एक्यूरेट है। जरूरी नहीं है, तभी तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इतना सही नहीं रहता, समझे, तभी तो नहीं रहता। तो अब क्या बचता है, confirming party may be less likely to respond in case of disagreement with the confirmation request when the information in the request is not in their favor and more likely to respond otherwise। बोलता है अगर वो जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अगर डिसएग्रीमेंट है ना, तो बोलते हैं कंफर्मेशन पार्टी आर लेस लाइक टू रिस्पॉन्ड। अगर डिसएग्रीमेंट है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, अरे लाले, अगर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के साथ डिसएग्रीमेंट है, तू क्रेडिटर हुआ, मेरे को एक बात बताओ, तू क्रेडिटर हुआ, उधर लिखा हुआ है तुम्हारा बैलेंस है ना 5 लाख है, तेरे को पता है तेरा बैलेंस जो है, तेरे को पता है तेरा बैलेंस जो है वो 7 लाख है, तू डिसएग्री करेगा तो फिर सीधी सी बात है, अगर वो तेरे, अच्छा मेरे को एक बात बता, 7 लाख तेरे को लेना है सामने वाले से और 5 लाख दिख रहा है, तो इट इज नॉट इन योर फेवर, तो तू तुरंत रिप्लाई करेगा, तुरंत रिप्लाई करेगा कि 7 लाख है 5 लाख नहीं है, क्योंकि वो तेरे फेवर में नहीं है, तेरे को कम पैसा मिल रहा है, तो ऐसे में वो तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो बोलते हैं कि कंफर्मिंग पार्टी मे बी लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड इन केस देयर इज अ डिसएग्रीमेंट व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर, वो ज्यादा जल्दी रिप्लाई करेंगे, समझे, तो दिस इज इनअप्रोप्रिएट, समझे, तो ये रॉन्ग है। जबकि यहां पे लिखा हुआ है इफ, क्या बोलते, कंफर्मिंग पार्टी में बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर। यस, उनको कुछ गलत लग रहा है, उनकी फेवर में नहीं है, तो फिर तो वो तुरंत रिप्लाई करेंगे, समझे। अगर फेवर में हुआ एकदम कि अरे यार ये बोल रहा है कि मेरा बैलेंस 5 लाख ही लेना बनता है, जबकि ये तो बोल रहा है 7 लाख है, अरे ज्यादा पैसा आ रहा है, आने दे आने दे, अरे उसके फेवर में हुआ तो वो कम रिप्लाई करेगा ना, समझे, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इंडिविजुअल एमसीक्यूज है, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे ये सब। इंडिविजुअल एमसीक्यू में क्या बोला है, सीए स्टूडेंट अजय लर्न द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल एडवांसेस। एग्रीकल्चरल एडवांसेस के हिसाब से क्या बोला हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हुआ तो 2 क्रॉप सीजन तक हम एनपीए मानेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हुआ तो 1 क्रॉप सीजन तक। बट द आंसर इज इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, समझे, और इंटरेस्ट। तो ये देखो बाकी सारे तो गलत ही है, यहां पे आंसर क्या आएगा, ए आएगा कि बोला भाई इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरफॉर रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नहीं है, समझे, कोई भी, या तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, दोनों में से कोई भी ओवरड्यू रहा ना 2 क्रॉप सीजन तक, इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, 1 क्रॉप सीजन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, तो उसको हम एनपीए मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। During the course of audit of a company, CA Nitin has verified various assertions related to income statement and balance sheet item. Consider the following statement. ठीक है, भाई ये सब है ना वो अपने असर्शन वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के। ठीक है, अकरेंस वैल्यूएशन और असर्शन रिलेटेड टू बैलेंस शीट स्टेटमेंट नंबर, मतलब इसमें से बताने की कौन से करेक्ट है, हाँ कौन से करेक्ट है। बोलो अकरेंस और वैल्यूएशन, पहली बात तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट का है, अकरेंस पीएनएल का है। ठीक है, मेजरमेंट और एग्जिस्टेंस, अगेन मेजरमेंट जो है वो पीएनएल का है, एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट का है। मेजरमेंट और कंप्लीटनेस आर असर्शन रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट। यस, मेजरमेंट कंप्लीटनेस दोनों में है, बैलेंस शीट में भी है और इनकम स्टेटमेंट में भी है। और एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर असर्शन रिलेटेड टू बैलेंस शीट। यस करेक्ट, तो स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4 करेक्ट है, विच इज आंसर नंबर डी। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। लिमिटेड कंपनी है सर्टेन बोरोइंग फ्रॉम अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स क्लासिफाइड इनटू फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी। ठीक है, जिसमें पैसा आया फंडेड, पैसा नहीं आया तो नॉन फंडेड। ठीक है, फंडेड फैसिलिटी नॉन फंडेड कौन सा है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है फंडेड लोन कौन से है, इनमें से कौन से फंडेड लोन है। कैश क्रेडिट फंडेड लोन है, ओवरड्राफ्ट फंडेड लोन है, पैसा जाता है ना यार, पैसा जाता है, पर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जो हो गया, ठीक है, वो सब हमारे पैसे जाते नहीं है, तो नॉन फंडेड फैसिलिटी हो गया। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड फंडेड फैसिलिटी। पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस फंडेड फैसिलिटी। पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस इज नथिंग बट कंसोर्टियम एडवांसेस भाई। ठीक है, तो 2, 4, 6 और 7 जो है वो फंडेड है, जिसका मतलब आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, डन, परफेक्ट। चलिए इसी के साथ साथ हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, आ जाओ भाई, क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2, क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ जाते हैं।
अब सेटिंग हो गई, ठीक है। चलिए, पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो, सीए स्टूडेंट कल्याण वाज गोइंग थ्रू अ टॉपिक ऑन ऑडिट प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया। लर्न दैट ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक टू वेरीफाई एन असर्शन, गाइड द स्टूडेंट आंसरिंग द फॉलोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, फालतू का केस स्टडी बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। What type of audit evidence shall an auditor look into as most appropriate evidence in verification of an assertion? अब इन्होंने बोला कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम के रेफरेंस में तुम्हें आंसर करना है कि कौन से एविडेंसेस सबसे ज्यादा बेटर रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अगर तुम देखो, जस्ट अ सेकंड यहां से निकाल देता हूं मैं, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो तुम, डेफिनेटली, ठीक है। यू कैन राइट अ लिटिल अबाउट ऑडिट एविडेंस, और फिर ये एग्जांपल्स तुम्हें लिखने हैं कि भाई दीज आर द ऑडिट एविडेंसेस जो नॉर्मली ऑडिटर को क्या करना चाहिए, पिक करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक तो व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस शैल ऑडिट लुक, पहले ऑडिट एविडेंस क्या होता है वो लिखो, और उसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स लिख दो। इसके अलावा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश और वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड विद बैंक, ये 2 मार्क का हुआ। सो बेसिकली ये 3 मार्क का ये वाला क्वेश्चन है जो तुम स्टार्टिंग में लिखोगे, और ये 2 मार्क का हुआ जिसका आंसर कि भाई कैश के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस कौन सा हो गया। भाई कैश के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस मतलब क्या, कैश की काउंटिंग करो, कैश इन हैंड में कैश काउंटिंग इज द बेस्ट एविडेंस, नथिंग एल्स। और इन्वेस्टमेंट के लिए तुम डीमैट स्टेटमेंट ले सकते हो, या इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड विद द बैंक के लिए तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये एग्जांपल मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीज दिया हुआ ही है, देखो कैश इन हैंड के लिए बेस्ट एविडेंस काउंटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकर्स सर्टिफिकेट आ गया। बैंकर्स सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके मिलता है अपने को, समझे। तो ये चीज हमारे लिए बेस्ट एविडेंस है, वो तुम लिख सकते हो। डन। क्वेश्चन जो बी वाला आ रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। CA Ram Manohar and his team has just started the statutory audit of a listed company which is into manufacturing of agro-pesticide. Auditor wish to plan and perform audit so as to reduce risk of material misstatement to an acceptably low level. Chapter number 3 का क्वेश्चन आ गया। Discuss how the auditor can satisfy the objective of identifying and assessing the risk of material misstatement. बोलो भाई, objective identifying and assessing risk of material misstatement, chapter number 3। चैप्टर नंबर 3 है ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब सर 5 मार्क का क्वेश्चन कहां से लिखे, इफ यू रिमेंबर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, फिर हम असेस करेंगे कि क्या वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है या असर्शन लेवल का है। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का हुआ तो ठीक है, असर्शन लेवल का हुआ तो हम डिटरमाइन करेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, और फिर हम उसकी लाइक्लीहुड और उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे। ये 4 पॉइंट का एक हिडन क्वेश्चन है, मैंने जो क्लास में बताया कि ये हिडन क्वेश्चन जैसा बन सकता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट का है, इसमें एग्जाम्पल मैंने क्लास के अंदर अगर तुम्हें याद हो और लिखा हुआ हो तो एग्जाम्पल लिखा था कि अगले साल कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कंपनी ने सेल्स के अंदर क्या करा है, ओवरस्टेट किया है, गड़बड़ करी है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये देखो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर ये वाला पॉइंट कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ए बी सी और डी, इतना पॉइंट तुम्हें लिखना है, दिस इज द मेन आंसर, ठीक है। चलिए, ABC Limited is a large drug manufacturing unit having units at Hyderabad and Ahmedabad. The management has nominated an expert team from different functions of the organization to conduct the year-end verification of inventory. मतलब अलग-अलग फंक्शन, मतलब क्या डिपार्टमेंट, अलग-अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम हायर करी और उन्होंने काउंटिंग वाउंटिंग करी है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर पार्ट ऑफ द ऑडिट वेरिफिकेशन, विश टू अटेंड द ईयर-एंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। द इन्वेंट्री एट ऑल लोकेशन आर कंसिडर्ड मटेरियल। देखो भाई, मटेरियल इन्वेंट्री हो हर लोकेशन पे तो हम काउंटिंग अटेंड करेंगे, नहीं तो क्यों करें हम, ठीक है। अब ऑडिटर को ये प्रॉब्लम हुई, हैदराबाद और अहमदाबाद यूनिट में ये प्रॉब्लम हुई। हैदराबाद यूनिट में बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से हमने अटेंड जरूर किया पर हमने वो स्टॉक वेरिफिकेशन 15 मार्च को ही कर लिया था, यानी 31 मार्च से पहले ही 15 मार्च को ही कर लिया था, एडवांस में ही, ठीक है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन इज नॉट डन ऑन द बैलेंस शीट डेट। दूसरा, अहमदाबाद यूनिट में कंपनी हैड टेकन अप इन्वेंटरी वेरिफिकेशन 31 मार्च को किया, बट देयर वाज न्यूज ऑफ लोकल डिस्टर्बेंसेस इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। ऐसा कब हुआ?
during the last week of March, whereby the auditor cancelled his planned visit for attending the inventory verification. Now, if you remember, तुरंत strike होना चाहिए कि attend auditor, it is impracticable for the auditor, क्योंकि वहां पे local disturbances अगर चल रहे हो तो it is, जैसे उसके auditor की safety के ऊपर सवाल उठ जाता है, तो it is impracticable कि auditor वहां पे क्या करेगा, attend करेगा. और ऐसे केसेस में अगर impracticable है तो क्या करना चाहिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो अगर ऐसा कभी भी लिखा हो ना, योर आंसर शुड बी इन ट्यून विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो पहले तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को रेफर करो कि भाई कौन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 में ऐसे 501 की बात चल रही है. ऐसे 501 में ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स में आइटम नंबर 1 इज इन्वेंटरी. और इन्वेंटरी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स देके रखे हुए, जिनमें से अगर तुम देखो तो हैदराबाद यूनिट वाले टॉपिक को कौन सा टॉपिक कवर करता है पता है. हैदराबाद यूनिट वाला जो एरिया है बोलता है अगर इन फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इज नॉट कंडक्टेड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिस भी दिन पे हुई 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में जो इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस हुए उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा. और उसके लिए परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए. तो पहले तो ये लिखोगे तुम, मेन चीज वो लिखोगे. और फिर अहमदाबाद यूनिट के लिए तुम क्या लिखोगे कि फॉर अहमदाबाद यूनिट थोड़ा केस स्टडी बेस्ड लिखना पड़ेगा. हाँ, हैदराबाद यूनिट के लिए इस तरह से ऐसा करेंगे कि बिटवीन 15 मार्च टू 31 मार्च जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स को देखेंगे. परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम्स जो है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, उनको क्या करेंगे, प्रॉपर्ली चेक करेंगे, देखेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स रिलायबल है या नहीं और प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे या नहीं. अहमदाबाद यूनिट में बोला हुआ है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी की वजह से आप अटेंड कर ही नहीं पाए. बताओ, अटेंड ही नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. इफ यू वांट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखो, नहीं तो भी चलेगा क्योंकि मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, चलेगा. ठीक है. दूसरा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ओपिनियन को शायद मॉडिफाई करना पड़ सकता है. ये आंसर, लेट मी सी, ऑडिट एविडेंस ये रहा, देखो निकाल के रखा हुआ है वैसे तो मैंने. ये आंसर देखो, ये पहला तो आंसर आ गया 4.6 वाला कि फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये वाला पॉइंट तुम्हें देखना पड़ेगा कि परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली एडजस्ट होने चाहिए, रिलायबिलिटी और डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं बिटवीन द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स एंड द फिजिकल काउंटिंग के बीच में अगर डिफरेंस आ रहे हैं तो वो देखना है. और एक ये आंसर आ गया कि अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, बहुत बड़ा नहीं लिखना, 4 मार्क का ही है, समझे, 4 मार्क का ही है, इसलिए इन सब में से थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा लिखो. देखो एग्जांपल, हाँ लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का, थोड़े बहुत एग्जांपल लिखे हुए, वो लिखा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना इन्होंने, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब तुम देखोगे ना तो जनवरी 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे केस स्टडी क्वेश्चन पूछे थे. मई तो खैर छोड़िए, मई का तो एग्जामिनेशन जो था बहुत ही इजी वाला पेपर था, और सितंबर वाला जो एग्जाम था इजी पेपर, बट आई डोंट नो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं. चलिए, Now, what do you mean by deficiency in internal control and significant deficiency in internal control? चैप्टर नंबर 7 में डायरेक्ट डेफिनेशन देके रखा हुआ है, डिस्कस करने जैसी कोई चीज ही नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं तुम्हें डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आर वेयर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन प्लेस बट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच शुड बी इन प्लेस इज मिसिंग, है ना, जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए था वह नहीं है. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी उन तरह के डेफिशिएंसीज को कहेंगे जो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट, इतने ज्यादा रेलेवेंट है कि हमें ये जाके कम्युनिकेट करना चाहिए किसको, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को. ठीक है, तो ये इतना छोटा सा डेफिनेशन है, 5 मार्क में पूछा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा तुम थोड़े एग्जांपल और लिख देना, बट डेफिनेशन तुम्हें चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएगा. ठीक है. बी वाला क्वेश्चन बोला हुआ है की ऑडिट मैटर, ऐसे 701 की बात कर रहा है, और वैसे यहां पे मैं बता दूं डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में ऐसे 265 का रेफरेंस देना मत भूलना. ठीक है ना. की ऑडिट मैटर ऐसे 701 बोला हुआ है कि कंफ्यूज्ड बिटवीन, ही इज कंफ्यूज्ड बिटवीन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ की ऑडिट मैटर, कि मॉडिफिकेशन कब करना होता है, की ऑडिट मैटर कब रिकॉर्ड करना होता है, ये सब चीजें. तो पहले तो आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. की ऑडिट मैटर हम लिस्टेड कंपनीज के केस में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जो समराइज्ड चीजें, एक तो पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी होगी कि हाँ हमने ऑडिट किया है, और दूसरा यूजर को पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिए हैं मैनेजमेंट ने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन मेन चीजों के बारे में पता चलेगी. तो दैट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. ठीक है,
तो वो पर्पस आ गया। इसके अलावा कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या बोल दिया है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। उसका एक टॉपिक दिया हुआ है कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर ना तो तुम्हारे डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई सब्सटीट्यूट है, ना ही वो कोई मॉडिफाइड ओपिनियन का कोई सब्सटीट्यूट है, ना ही वो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर देना है उसका कोई सब्सटीट्यूट है। समझ में आ रहा है? तो उसका एक टॉपिक दिया हुआ है, वो अपने को डायरेक्टली लिखना है। दैट्स इट। इफ यू वांट टू हैव अ लुक, मैं जरा बता दूं इसको। हाँ देखो, ऐसे 701 निकाल के रखा हुआ है मैंने। ऐसे 701 में पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर लिखा हुआ है। पर्पस थोड़ा पॉइंट वाइज लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, ये थोड़ा पैराग्राफ है। पॉइंट वाइज लिखो कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चलती है। प्रोफेशनल जजमेंट में, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अच्छा हाँ, की ऑडिट मैटर का डेफिनेशन लिखना मत भूलना इसके अंदर, ठीक है। डिटरमाइन की ऑडिट मैटर तो है नहीं, कम्युनिकेटिंग नहीं है, ये रहा, ये है जो मैंने बताया तुम्हें कि की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर गोइंग कंसर्न ऐसे 570 के हिसाब से उसका डिस्क्लोजर नहीं है, वो अलग से बताना पड़ता है, उसका हेड ही अलग है। और इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल मैटर्स, ठीक है। तो मतलब सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे, तो वो यही बोल रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, ये लिखने से जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, जैसे मैं बताऊं तुम्हें, जस्ट सेकंड, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना कि इज कंफ्यूज बिटवीन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग की ऑडिट मैटर, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और ये जो सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, सी आया, क्वेश्चन नंबर 2 सी। सी ए स्टूडेंट श्रीरंगा एंड मंगा, भाई ये अलग अलग ही नाम लेके आ रहे, मंगा एंड श्रीरंगा, were discussing on the assurance with the auditing services provide to the user in form of opinion on the financial statement by means of a written report। अरे ऑडिट की बात कर रहे हैं, अश्योरेंस सर्विसेज जहां ऑडिट हम कर रहे हैं, जहां हम ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। Such an assurance lends credibility to the financial statement. You are required to state some of the aspects examined by the auditor to ensure कि financial statement which are audited are not misleading। बोलो ऑडिटर क्या चीज देखता है टू एंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चैप्टर नंबर 1 के शुरुआत में मीनिंग डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग के जस्ट नीचे, याद आ रहे, 6 पॉइंट के साथ शुरुआत करे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जर्नल एंट्री, ये जो लेजर अकाउंट है, वो जर्नल एंट्री के साथ मैच होने चाहिए। जर्नल एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन के बारे में। फिर एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, एएफआरएफ के साथ मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली वो 6 क्वेश्चन जो है, ये मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट, यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पहले तो, सॉरी, हाँ, यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एंड देन, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 मार्क के लिए इतना पॉइंट लिख देना कि ऑडिटर क्या करेगा टू एंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ भी, बेस में भी लिखा हुआ है। वही तो बात है ना, मैंने पढ़ाते समय भी ये कहा तुम्हें, ऑलवेज रिमेंबर, ये सब पॉइंट्स याद हो जाएंगे इन द एंड। इस पे फोकस करो, ये जो चीज है ना, ये इन पॉइंट्स के ऊपर वाली लाइन के ऊपर फोकस करो। दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर्स। बाकी बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड, सीए स्टूडेंट Manoj is studying on the exemptions available to a private limited company in respect of certain reporting requirement. You are required to apply applicability of reporting requirement on adequacy of internal financial control with reference to financial statement. 143.3i, चैप्टर नंबर 8, 143.3i, आईएफसी की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल है और कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इतना सिंपल है, 5 मार्क में सिर्फ एप्लीकेबिलिटी इन्होंने पूछी हुई है कि आईएफसी 143.3i के 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम, बोरोइंग 25 करोड़ से कम, ये आईएफसी और कारो की रिक्वायरमेंट, जो तो बार बार तुम लोगों ने क्या किया होगा, उसको याद किया ही होगा और करना ही है। 3 मार्क का कारो आ गया, देखो यहां पे इस नाम पे मैंने एक बार कहा भी था कि अगर कारो आया, कोई दूसरे क्लॉज में से आ गया, चलो तब तो ठीक है, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी आ गई तो लॉटरी लग गई, और आ गई, लो बोलो एप्लीकेबिलिटी सितंबर में आ गई, लॉटरी है, लॉटरी।
एट वाला निकाल के बताऊं मैं तुम्हें, ये कहाँ दिया हुआ है, की ऑडिट मैटर में नहीं, कारो की एप्लीकेबिलिटी दी है इन्होंने। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो निकलेगा ना तुम्हारा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में सेक्शन 143(3)(i) निकालोगे ना, तो आएगा आईएफसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसका प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम, बोरोइंग 25 करोड़ से कम। कारो की एप्लीकेबिलिटी तो तुम लोगों को पता ही होगी वैसे, ठीक है। तो कारो की एप्लीकेबिलिटी के कारो बाकी सारी कंपनी पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, पर इंडियन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट जैसा दिया हुआ है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुमरेट द फैक्टर्स दैट मे मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म। एक और डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, कौन से फैक्टर्स है जहां पे ऑडिटर को अपने ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स, मतलब एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ेगा या रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि भाई ये मेरे टर्म्स है, यानी री इशू करना पड़ेगा। अरे चैप्टर नंबर 11 में एक सिंपल सा टॉपिक था, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट लंबी लिस्ट दे के रखी थी, एकदम सिंपल, बस उतनी लिस्ट मैं दिखा भी देता हूं तुम्हें, वो लिस्ट दिखा देता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट। प्लीज सीधा लिस्ट से शुरू मत करो, 8 पॉइंट लिखोगे, 5 मार्क का है मेरे भाई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख कि रिकरिंग ऑडिट क्या चीज होती है, तुझे हर बार एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पे एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ेगा और देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर जितने नहीं लिखोगे उस हिसाब से कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सी, अलग क्वेश्चन भाई, मजा आ गई। मैंने सोचा ही नहीं था कि इंस्टीट्यूट कभी ये क्वेश्चन पूछेगी, क्लास में तो पढ़ाया हुआ ही है, बट सोचा नहीं था कि पूछेगी। एलएनटी वाला एग्जाम्पल दिया था, टेक आउट फाइनेंसिंग वाला, ठीक है। तो मैं बता दूं जरा, XYZ डेवलपर, क्वेश्चन क्या है, XYZ डेवलपर, अ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, सिक्योर्ड अ शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन लोन फ्रॉम ABC बैंक टू फाइनेंस अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, XYZ डेवलपर प्लान टू refinance this loan with a long term takeout loan from DEF financial institution, ठीक है। However, due to delays in the project completion, XYZ developers face difficulty in repaying the loan and the bank classifies the loan as a non-performing asset. नाउ पहले तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है टेक आउट फाइनेंसिंग के, एंड हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन एज एनपीए इंपैक्ट इनकम रिकॉग्निशन, ये सारा आंसर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में। बहुत रेयरली वो लोग ऐसा टेक आउट फाइनेंसिंग का पूछते हैं, पर इस बार उन्होंने पूछ ही लिया। एक आध दो क्वेश्चन मान के चलो कि हर अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हारी सोच के बाहर होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने सोचा नहीं था पूछेंगे, पर पूछ लिया, ठीक है। बट आईसीआई यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बेटा मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, हाँ गूगली में कहीं के भी फेंक सकता हूं। तो इधर टेक आउट फाइनेंस क्या बोलता है, टेक आउट फाइनेंस कैसा, एलएनटी का एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि आप एलएनटी ने एक लोन लिया आईसीआईसीआई से 5 साल के लिए। अब एलएनटी 5 साल के बाद बोलता है भाई मेरे को तो अभी मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई के पास गया और आईएफसीआई को बोला मेरे को 10 साल के लिए और ये लोन मेरे को रीफाइनेंस करवा दे। तो आईएफसीआई ने आईसीआईसीआई से क्या कर दिया, ये लोन परचेस कर दिया। अब ऐसे केसेस में ये एक टेक आउट फाइनेंसिंग का अग्रीमेंट बनता है, स्टार्टिंग में ही बन जाता है। उसका एक लंबा चौड़ा मैंने डिस्कशन किया था, स्टार्टिंग में ही बन जाता है आईसीआईसीआई आईएफसीआई के बीच में। तो हम एनपीए कब मानेंगे उसका, तो मीनिंग लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, एनपीए कब मानेंगे। आईसीआईसीआई इनकम रिकॉग्निशन के केस में उसको एनपीए मानेगी, मतलब कैश बेसिस पे क्या करेगी, इनकम को रिकॉग्नाइज करेगी, जब तक या तो वो जो बोरोअर जिसने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया या तो वो पे ना कर दे, या फिर ये जो टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूट है जिसने उससे वो लोन खरीदा वो पे ना कर दे, तब तक उसको एनपीए की तरह क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो कैश बेसिस पे, ये तो पता ही है सबको कि अगर एनपीए बन जाता है तो इनकम रिकॉग्निशन इज डन ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो वो चीज आती है। इसका आंसर अगर तुम्हें देखना हो तो ऑडिट ऑफ बैंक में ये रहा टेक आउट फाइनेंसिंग का, पेज नंबर 10.44 के पहले आता है टेक आउट फाइनेंसिंग का मीनिंग आता है, थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखो दिस, ये जो है थोड़ा सा
मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड है, अपने वर्ड में लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और ये जो है उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और बस इतना ही पोर्शन है, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव का है। और इधर जो पोर्शन है ना, ये देखो, इन केस ऑफ टेक आउट फाइनेंसिंग, इफ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी द अकाउंट इज क्लासिफाइड बाय लेंडिंग बैंक एज एनपीए, इट शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रियलाइज्ड बाय द बोरोवर और द टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन। सिंपल है कि नहीं, ठीक है। चलिए, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, टेक आउट फाइनेंसिंग का चैप्टर नंबर 10 के नोट्स निकालोगे तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है ज्यादा, आई एम सॉरी, बट कंप्लीट हो जाएगा अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठाकुर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एलएलपी। Oh, ho, ho, ho. They have verified receivable, concluded that all receivable are genuine and recoverable. However, before the final completion of the audit, the auditor came to know of the severe financial crisis of one of the receivable. Our Raj Enterprise, whose outstanding account balance was material to the overall receivable figure as on the date of financial statement. Thakur had discussion with the appropriate level of management to address the issue, and the management finally agreed to make provision for the same. Provision हमने बना दिया। बोलो फाइनल कंप्लीशन ऑफ ऑडिट से पहले काइंड ऑफ लाइक इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, पर क्वेश्चन वो है नहीं। क्वेश्चन बोला हुआ है कि ऑडिटर इसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेगा। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 अपने को पता है बहुत आसान चैप्टर है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 का क्वेश्चन है, तो पहले तो ऐसे का नाम लिखो 230। और दूसरी बात, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में समझो एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, हाँ, तो हमें डॉक्यूमेंट करना है कि हमने किसके साथ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, कब डिस्कस किया, और इस डिस्कशन का क्या मैटर, नतीजा, रिजल्ट क्या निकला, समझे। तो ये सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी है। तो हम कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो हमें डॉक्यूमेंट करना है व्हेन दिस डिस्कशन टुक प्लेस, क्या डिस्कशन हुआ और मैनेजमेंट के किस पर्सन के साथ हमने ये डिस्कशन किया। इसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। मैं बता दूं, ये आंसर तुम्हें चैप्टर नंबर 6 में कहां मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो ये वाला रहा, ये पॉइंट मैंने बताया ना, स्पेसिफिक पॉइंट है बहुत, कि हम सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेंगे तो क्या मैटर डिस्कस किया, किसके साथ किया और कब किया, ये सब लिखना है। और उसके अलावा हमें कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल थोड़े बहुत लिख दो, 4-5, 4 बुरे हुए 4 लिख दो, ठीक है। चलिए, 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर बी जो है 4B, RK Associate, a leading chartered accountant firm, were approached by SK Group for appointment as statutory auditor for their new startup company. It was learned that some companies of the group faced raids by the enforcement directorate. काले धन का सवाल है। Now, firm follows SQC1 and firm's quality control policy requires it to obtain vital information about the client before accepting an engagement. याद आ रहा है भाई, प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं अपने, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट चेक करते हैं, वो SQC1 के हिसाब से है। चैप्टर नंबर 11, स्पेसिफाई द मैटर विच द फर्म वुड कंसिडर फॉर वेरीफाइंग द इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट टू डिसाइड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। योर आंसर शुड बी इन लाइन विद SQC1। अब बोला हुआ है कि फर्म क्या क्या मैटर डिटरमाइन करेगा इंटेग्रिटी चेक करने के लिए। SQC1 के अंदर पॉइंट नंबर 17C के अंदर लिस्ट देके रखी है कि इंटेग्रिटी में क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे कि जो क्लाइंट के जो प्रिंसिपल ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, ये कौन है, इनकी आइडेंटिटी पता करेंगे, इनका बिजनेस रेपुटेशन पता करेंगे। क्या पता, हाँ, कोई मालिया वालिया जैसा निकल गया अगर कोई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हम डिटरमाइन करेंगे क्या कंपनी कोई रिस्की बिजनेस में है जिसमें फ्रॉड होने के पहले ही बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन बिजनेस, वहां फ्रॉड होने के चांसेस क्या है, थोड़े ज्यादा है। तीसरा हम देखेंगे कि क्या कंपनी ने पास्ट में कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी में वो एडमेंट रहा है, चेंज नहीं करेगा। चौथा हम देखेंगे कि क्या कंपनी इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, क्या कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, या कंपनी पे कोई तरह का दूसरा कोई केस चल रहा है क्या, वैसे सब पॉइंट्स। तो ये सब दिए हुए चैप्टर नंबर 11 के एंड में पॉइंट नंबर 17C के अंदर ये रहा,
कि इंटेग्रिटी के रिगार्डिंग मैटर क्या क्या कंसिडर करेंगे, आइडेंटिटी, बिजनेस रेपुटेशन कंसिडर करेंगे, क्लाइंट का बिजनेस का नेचर, ऑपरेशन है ना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रिस्की बिजनेस, एटीट्यूड टुवर्ड्स अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पास्ट में अगर ऐसा लग रहा है फर्म की फीस कम करने की कोशिश कर रहा है, लिमिटेशन और वर्क हो गया अपने ऊपर, पहले से ही डाल रहा है लिमिटेशन और वर्क, मनी लॉन्ड्रिंग का डाउट आ रहा है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड पड़ा है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का डाउट है ना, समझे। तो ऐसे केसेस में फर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी एंगेजमेंट को, ठीक है। अपने को वो कंक्लूजन नहीं लिखना, अपने को खाली वो पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या मैटर हम कंसिडर करेंगे। सी, an auditor while verifying the sales during the year observed that sales transaction are more than 1 lakh in number। हो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो उसको सैंपल साइज, उसका कंपोजिशन डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज। एक तो वॉल्यूम जब ज्यादा है तो तुम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज लगा कैसे सकते हो, इतने ह्यूज वॉल्यूम में 1 लाख ट्रांजेक्शन देखने बैठोगे क्या। whenever there is a huge volume of transaction, scientific approach is the best method। तो उसको साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताओ कि साइंटिफिक अप्रोच में हम स्टैटिस्टिकल थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, उससे हम डिटरमाइन करते हैं सैंपल साइज कितना होगा, कंपोजिशन कितना होगा, उसका इवैल्यूएशन ज्यादा रिलायबल होता है, स्पेशली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जब बहुत ज्यादा होता है तब उसमें हम सैंपलिंग रिस्क डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें तो वो ज्यादा रिलायबल माना जाता है। और अगर आप स्टैटिस्टिकल मतलब साइंटिफिक अप्रोच, जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, साइंटिफिक अप्रोच इज व्हाट, द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, तो वो अगर आप यूज करोगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंसिबल भी हो सकोगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर इन्होंने ये ऑडिट, ये तो नहीं, ये तो ऑडिट स्टैटिस ऐसे 530 का रेफरेंस देना, तो पहले तो ऐसे 530 का रेफरेंस दो और फिर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का एक बढ़िया सा टॉपिक देखे रखा है, जरा रुक जाओ, नहीं ये नहीं, ऊपर है, ऊपर है, ये रहा स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, कैरेक्टरिस्टिक लिखो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ये दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द आंसर। 5 मार्क का लिखना है तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का पूरा डेफिनेशन लिखो, बट ये मेन क्रक्स है कि ये ज्यादा साइंटिफिक है तो ज्यादा बेटर रहेगा। ह्यूज ट्रांजेक्शन, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज ट्रांजेक्शन में ऑलवेज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग रिकमेंडेड है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, सीए तमन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए अपने। सीए तमन इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल एक्सेसरीज दिस ईयर। The company has also started assembling of mobile phones. The audit manager instructed the team to develop the audit program based on the previous year's audit plan and proceed with the audit। ओहो हो, नया कंपनी ने शुरू किया है असेंबली में और ऑडिट मैनेजर बोल रहा है भाई तू ऑडिट प्रोग्राम पिछले साल का लेगा और शुरू कर दे यार, तू गलत है कि नहीं है। ऑडिट प्रोग्राम को आपको क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए, यस और नो, रिव्यू करना जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम को। चलिए नेक्स्ट, however CA Taman disagreed, explaining to the audit manager that before commencing the audit and throughout its course she would plan the nature, timing, extent of direction, supervision for the engagement team member and the review of the work। मैंने कहा था ना कि थियरी वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब मजे की बात यह है, क्वेश्चन लिखा, व्हाट फैक्टर्स विद सीए तमन कंसीडर व्हेन प्लानिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। अरे एमसीक्यू, जो इसी अटेम्प्ट का एमसीक्यू है उसी के अंदर उन्होंने ये फैक्टर्स देके रखे हुए क्वेश्चन के अंदर, देखो इसी अटेम्प्ट के एमसीक्यू के अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, ये रहा देखो, नॉट अ फैक्टर। तो ये नॉट अ फैक्टर के अलावा बाकी सारे फैक्टर दिए हुए, लो आंसर खुद इंस्टीट्यूट दे रही है, क्वेश्चन भी पूछ रही है, आंसर भी पूछ रही है, क्या बात है, मजे ही मजे है भाई, मजे ही मजे है। लो भाई, तो पहला वाला आंसर तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, है कि नहीं, और दूसरा यही, दिमाग खुला होना चाहिए। टेंशन भर के रखोगे दिमाग में तो एग्जाम के टाइम पे कुछ याद नहीं आएगा। क्लियर दिमाग रखो एकदम, ठीक है, स्मार्टनेस के साथ एकदम। Next, if during the course of audit, CA Taman discovers information that significantly differs from what was available when the audit procedure were initially planned, what she must do? अब सिंपल सी बात है, अब ऑडिट के दौरान नई नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे, तुमने जैसा पहले प्लान किया था वैसा होगा नहीं, तो चेंजेस इन द ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम में होते रहेंगे एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। तो वो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान में क्या करेगी, चेंजेस करेगी, बिकॉज ऑफ विच द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो है उनमें भी क्या आएंगे, बदलाव आएंगे। तो इसका टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि अगर चेंजेस आ रहे हैं ऑडिट प्लान में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जस्ट अ सेकेंड,
टॉपिक ये रहा, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। इतना छोटा सा पॉइंट है। मैंने कहा ना कि इस बार इंस्टीट्यूट ने ऐसे ऐसे टॉपिक से पूछा, तुम्हें लग रहा है कि अरे नहीं यार ये तो थोड़ी पूछेंगे, इतना सिंपल सा है, अरे बेसिक सा है, नहीं, माना बहुत बेसिक है, पर पूछ लिया ना। एक बार हर चीज तुम्हें रीड करके ही जानी है, छोड़ना है ही नहीं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बोरोइंग्स दिया, फ्रेश बोरोइंग, बोरोइंग रीपेड दिया हुआ है। Pari passu charge has been created on the assets of the company. Equal charge हर क्रेडिटर के ऊपर है। Borrowing limit have not been exceeded. अब बोला हुआ है above information what audit procedure would you perform to ensure all borrowing reflected in the balance sheet are valid claims owed to the banker or other third party. चैप्टर नंबर 5 बोरोइंग्स के केस में, बोरोइंग्स में जाके क्या लिखना है अपने को, एग्जिस्टेंस ऑफ बोरोइंग का दिखना है। आपको ये देखना है कि बोरोइंग्स जितना भी दिख रहा है वो वैलिड है, एक्चुअली में ये बोरोइंग्स लिए हुए हैं, और एक्चुअली में बोरोइंग्स लिए है और वैलिड क्लेम्स है ओड टू द बैंकर एंड अदर थर्ड पार्टी। बेसिकली आपको लिखना है एग्जिस्टेंस के पॉइंट। तो चैप्टर नंबर 5 में जाओ, एग्जिस्टेंस के पांच एक पॉइंट तो तुम्हें लिखने पड़ेंगे अच्छे से डिटेल में, और थोड़ा सा केस स्टडी भी कि यहां पे जितने भी ये बोरिंग्स लिए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, और क्लोजिंग बैलेंस जो देके रखा हुआ एग्जिस्ट जो करता है, तो क्लोजिंग बैलेंस सिंपल है भाई, बोरोइंग्स 31 मार्च 2025 को इतने हैं, रीपेड इतने हैं, फ्रेश इतने हैं, तो उसके रिगार्डिंग तुम क्या क्या पॉइंट है वो पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना कि फ्रेश बोरिंग्स है तो फ्रेश बोरिंग्स का तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर हमें क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, अमाउंट सही दिखनी चाहिए, रीपेड जो हुआ उसके रिगार्डिंग एक आध पॉइंट दिखना है अपने को, बोरोइंग्स के रिगार्डिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन तुम ले सकते हो एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को लिखने हैं, डन। बाकी सी वाला पॉइंट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, ठीक है। एलएलपी का जो पॉइंट आता है ना उसके अंदर डायरेक्ट है, सीधा इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट लिखना, बट मेक श्योर चार पॉइंट तो 4 ही पॉइंट है, बट मेक श्योर एलएलपी अग्रीमेंट का पॉइंट तो आना ही है, ठीक है, नहीं तो होंगे ही नहीं। चलिए, तो पूरे पूरे लिखने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर सकते हो, बिकॉज 4 मार्क का है, बट यस लिखने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंट्री एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1। चैप्टर नंबर 5 में इन्वेंट्री के एकदम लास्ट में तुम्हें दिख जाएगा। इसके अलावा AS2 के जो रिक्वायरमेंट्स है ना, AS2 अगर तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हो उसमें जो इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो भी लिखोगे, तो दे आर एज पर शेड्यूल 3 ओनली, समझे। तो इवन दैट, तो तुम चैप्टर नंबर 5 में जाके देखोगे पता चल जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब आता है एक और अच्छा क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंडक्टेड एन इन्वेंटरी ऑडिट एंड discovered that several items in inventory were found to be either damaged or obsolete, but they have not been removed from the records। कोई पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, और मटेरियल का जो वैल्यूएशन है बहुत आउटडेटेड है। अब ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री की बात कर रहा है CAG ऑडिट, अगेन चैप्टर नंबर 9 में ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री में क्या करेंगे, नहीं नॉर्मल फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोसीजर देखेंगे विथ रिगार्ड्स टू परचेज, इश्यू, डिस्पैच, इन्वेंटरी होल्डिंग, मॉनिटरिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग हम पूरा प्रोसीजर्स चेक करेंगे। फिर हम रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी गई, रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे कि नहीं, पीरियोडिकल फिजिकल काउंटिंग करेंगे, जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको हम अपने रिपोर्ट्स के अंदर नोट करेंगे, कोई भी डैमेज्ड इन्वेंट्री, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है उसको नोट करेंगे, आइडल इन्वेंट्री पड़ी है उसको नोट करेंगे। ये सारी चीजें ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री में आता है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर CNAJ के एक पूरा टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर CNAG का एक पूरा टॉपिक है, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। ये तो लोकल बॉडी आ गया, वैसे वो भी गवर्नमेंट ऑडिट का ही पार्ट है, पर स्टोर ये रहा रिसीट के बाद स्टोर्स एंड इन्वेंट्री देख लो। तो रेगुलेशंस, परचेज, रिसीट, इशू, कस्टडी के रिगार्डिंग हम जो भी रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसीजर है वो देखेंगे। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स, जो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल हो गया या क्वांटिटी में हो गया तो वहां पे वो बताएंगे। परचेजेस प्रॉपर्ली सैंक्शन होने चाहिए, रीजनेबल अग्रीमेंट के हिसाब से होने चाहिए। रिसीट, इशू, बैलेंस, एक्यूरेसी चेक करेंगे, देखेंगे कि नॉर्म्स फॉर लेवल ऑफ कंजम्पशन मेंटेन हो रहा है या नहीं, कोई आइडल इन्वेंट्री पड़ी है तो वो बताएंगे। इसके अलावा तुम देखोगे ना तो डैमेज्ड स्टॉक है तो वो भी चीजें अपने को क्या करनी है, सब चीजें बतानी है। तो विद रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन भी वो पॉइंट अपने को लिखना है, और ये सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, तब जाके अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी का आ गया 5 मार्क का। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है C वाला,
CA Raj has just conducted audit of a company and noted certain findings or exceptions in the IT environment and controls which need to be assessed and reported accordingly. Specify what points shall auditor consider in assessing and reporting the audit findings in IT environment and IT control. ऑडिट जस्ट कंप्लीट किया है सीए राज ने, अब असेस एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आईटी एनवायरनमेंट में क्या वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस की वजह से क्या वीकनेसेस के ऊपर कोई भी तरह का उन्होंने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। दूसरा, अच्छा पहली बात तो ये ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर सिंपल है, अपने को वो आईटी एनवायरनमेंट की एकदम लास्ट टॉपिक है ना, ऐसे 330 से पहले वाला, वहां से तो पॉइंट यहां पे एकदम सिंपल है कि अब क्या कंसीडर करेंगे असेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स में। आईटी एनवायरनमेंट वीकनेस, जैसा मैं कह रहा था वीकनेस है, वीकनेस को कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, बताएंगे कि वीकनेस का इंपैक्ट क्या है, फिर मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भाई तूने वीकनेस के सामने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, वो सब। तो असेस एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स में, और उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन होना जरूरी है, याद रखना। चैप्टर नंबर 3 में मैं बताऊं तुम्हें, टॉपिक नंबर 15 आएगा, यस, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। वीकनेस है कि नहीं, इंपैक्ट ऑफ दोस वीकनेस, लो आ गया। रिपोर्ट करेंगे हम थ्रू अ मैनेजमेंट लेटर, मतलब रिपोर्ट एफिशिएंसी टू मैनेजमेंट आइदर थ्रू एन इंटरनल कंट्रोल मेमो, या मैनेजमेंट को हम एक लेटर लिख के देंगे, या कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है ऑब्वियसली उसको तो कम्युनिकेट करना है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को ऐसे 265 के हिसाब से टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इसके अलावा यहां पे भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है वो पढ़, एक बार भी रीड कर लिया तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स वाला, ठीक है। चलो, और एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बताने हैं, कौन से थ्रेट है, बोलो। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट कौन सा थ्रेट है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हो गया तो बिजनेस रिलेशनशिप है तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, बोलो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया, यस और नो। नेक्स्ट, ऑडिटर्स परफॉर्म सर्विस दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, खुद का ही ऑडिट खुद ही कर रहे हो तो ये बन गया सेल्फ रिव्यू। फिर ऑडिटर डील्स विद द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द ऑडिटेड कंपनीज, बच्चे को याद है मैंने डील्स पे फोकस करवाया था। अगर ऑडिटर डील कर रहा है, समझना ध्यान से, अगर ऑडिटर डील कर रहा है ना तो वो एडवोकेसी थ्रेट होगी बेटा। ऑडिटर खुद इन्वेस्ट करता है ना तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। डील कर रहा है मतलब एज अ स्टॉक ब्रोकर, एज अ मिडल मैन, एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो डील करता है, समझे, तो ये क्या बन गया हमारा एडवोकेसी थ्रेट। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट, लॉन्ग एसोसिएशन कहां से आ गया, फेमिलियरिटी थ्रेट में आ गया, वेरी गुड। और लास्ट, ऑडिटर डिटर्ड स्टॉप्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तुम्हें रोका जा रहा हो तो ये तुम्हारे लिए एक इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया। तो बस एकदम सिंपल से 4 मार्क का है, ऑप्शन में दिया हुआ है सी के। आई हार्डली डाउट कि किसी ने ये वाला पॉइंट लिखा हो अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में है तो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ मेरा पूरा रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाता है। डिटेल के अंदर अपने ने सारे आंसर्स जो है वो डिस्कस कर लिए। ये सारे आंसर्स एक बार क्विकली मॉड्यूल में जाके रिव्यू कर लो, ताकि एटलीस्ट दीज 20 क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस जो है तुम्हारे, 20 क्वेश्चंस मिनिमम, ये तो तुम्हारे हो जाएंगे हैं 1 घंटे में। 20 क्वेश्चंस along with 2 case study based MCQ and other MCQs complete. All right, thank you very much guys, see you.